चलिए, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग हीट यानी हीट का कौन सा पार्ट करेंगे? पांचवी पार्ट करेंगे। 4 पार्ट पढ़ लिए हैं, पांचवा पार्ट है। चलिए देखते हैं। उष्मा इंजन किसको कहते हैं? जो उष्मा ऊर्जा को क्या करेगा, कार्य ऊर्जा में बदलेगा, यानी उष्मा को लेकर वो क्या करेगा, कार्य को संपादित करेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे? उष्मा इंजन कहेंगे। ठीक है। हीट इंजन किसको कहते हैं? जो उष्मा के हेल्प से कार्य को संपादित करता है, उसको क्या कहते हैं? उष्मा इंजन कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आते हैं इंजन के बारे में। इंजन किसको कहते हैं? पहले इंजन को समझते हैं। इंजन कहने का मतलब मशीन। मशीन क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा की मदद से कार्य को संपादित करता है। यानी यांत्रिक ऊर्जा, जैसे अगर हम मोटर को लेते हैं तो मोटर क्या करता है? मोटर आपको विद्युत ऊर्जा की मदद से क्या करता है? विद्युत ऊर्जा की मदद से आपको यांत्रिक ऊर्जा करके देता है। जैसे कहने का मतलब, पंखा में भी क्या लगा है? मोटर लगा है। तो इलेक्ट्रिसिटी आएगा तभी ना, इलेक्ट्रिसिटी से ये क्या, इलेक्ट्रिसिटी से चलेगा, फिर आपको हवा देगा, तो आपको यांत्रिक मदद पहुंचा रहा है, यानी विद्युत ऊर्जा से किसमें बदल दे रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में। लेकिन जो जनरेटर होता है, जनरेटर को चलाते हैं, यानी जनरेटर को में क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यहाँ पे बात कर रहे हैं इंजन का, मतलब इंजन जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या कार्य ऊर्जा में संपादित करेगा। क्लियर हुआ? अब हम लोग बात करते हैं कि इंजन कितने प्रकार का होता है। तो टोटल इंजन जो होते हैं वो 2 ही प्रकार के होते हैं। एक भाप इंजन और दूसरा डीजल इंजन या पेट्रोल इंजन आप बोल सकते हैं, या कोई भी रसायन यहाँ से किरोसिन डाल के ही चलाइए तो किरोसिन इंजन। तो एक तो हो गया भाप इंजन, जो पानी से काम करेगा। हालांकि यहाँ पे फ्यूल के रूप में वाटर है, और यहाँ पे फ्यूल के रूप में आप कोई रासायनिक यानी क्रूड ऑयल वगैरह डालेंगे। तो भाप इंजन क्या कर रहा है? तो स्रोत के रूप में पानी का प्रयोग कर रहे हैं, और डीजल इंजन में स्रोत के रूप में हम लोग फ्यूल का प्रयोग करते हैं। ठीक है। किसका? फ्यूल का, यानी ठीक है, रसायन का प्रयोग हम लोग करते हैं। कैलोसिस किसको कहते हैं? क्या लिख, FUEL तो ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कैलोसिस किसको कहते हैं। सॉरी, कैलोसिस का अनुसार, कैलोसिस क्या थे? कैलोसिस एक साइंटिस्ट थे। वो क्या बोले थे कि कोई भी मशीन जो होगा वो 100% इफिशियंट नहीं होता है। कोई भी ऐसा मशीन आज तक नहीं बना कि जो 100% आपको काम को संपादित करके दे। ठीक है। हर मशीन में कुछ ना कुछ त्रुटि होता है। जैसे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भाप इंजन कितना काम करता है, तो आप बोलिएगा 20 से 25% ये बस उष्मा का 20 से 25% ये एफिशिएंट है। डीजल इंजन कितना? थोड़ा 10% इसका ज्यादा रेंज होता है। ये 35% के आसपास इसका रेंज होता है। ये मात्र 35% काम करता है। और ये भाप इंजन कितना इफिशियंट है? 20 से 25%। और ये 25 से 35%। बस डीजल इंजन के बारे में। कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना है आज तक जो 100% काम करे। ठीक है। कैलोसिस साहब यही बात बोले थे कि कोई भी ऐसा मशीन नहीं बना जो 100% इफिशियंट हो। जैसे कोई मशीन चलाइएगा, जैसे मान के चलते हैं कि हम कोई मशीन चलाएं, ठीक है, तो उसमें तेल डालें, जैसे हम गाड़ी ही चला रहे हैं, ठीक है, तो गाड़ी चला रहे हैं तो हम पेट्रोल उसमें क्यों डाले हैं? पेट्रोल डाले हैं कि हमारा गाड़ी अच्छा चले। ठीक है। लेकिन क्या हो रहा है, पेट्रोल का रूप में अब अगर हम उसमें अपना अपना डिजाइन, कहीं लाइट लगा दिए हैं ज्यादा बुक 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 गाड़ी में, तो उसमें खर्च हो रहा है। हम ज्यादा गियर ले रहे हैं, क्लच ले रहे हैं, उसमें भी खर्च हो रहा है। तो क्या होता है कि कोई भी जो काम के लिए हम मुद्दा करते हैं वो काम 100% वर्क नहीं करता। इसलिए कहा गया है कि कोई भी मशीन 100% इफिशियंट नहीं है। जिस काम के लिए आप यूज कीजिएगा वो 100% काम नहीं करेगा। ठीक है। जैसे वो प्रयोग किस इंजन पे किए थे? तो कार्नोट इंजन पे किए थे। किस पे? कैलोसिस साहेब अपना प्रयोग किस तरह के इंजन पे किए थे? तो इंजन का नाम था कार्नोट इंजन। कौन सा इंजन बाबू? कार्नोट इंजन। हाँ, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमारा अगला टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे उष्मा प्रवाह की विधि। उष्मा को प्रवाहित करने की कितनी विधि है? किस तरह से उष्मा एक जगह से दूसरे जगह तक जाती है? तो उष्मा के संचालन की 3 विधि है। एक तो चालन विधि, जिसको चालन विधि को मतलब यानी कंडक्शन मेथड। ठीक है। दूसरा हम संवहन विधि का बात करते हैं, कॉन्डेंस मेथड। और तीसरा जो है वो रेडिएशन प्रोसेस यानी विकिरण विधि। तो उष्मा को यानी हीट को एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए 3 विधि है। एक चालन विधि, दूसरा संवहन विधि, और तीसरा जो है विकिरण विधि। चालन विधि का मतलब क्या हुआ? इधर देखिए, इधर देखिए। चालन विधि का मतलब क्या हुआ कि यह केवल ठोस में जाएगा। जैसे अगर हम मान के चलते हैं कि चालन विधि कहाँ काम आएगा, जैसे मान लीजिए आप गैस चूल्हा पे कुछ चीज गर्म करने के लिए चढ़ाए हैं। मान के चलिए कि आप कढ़ाई ही चढ़ाए हैं, कुछ बना रहे हैं उस पे,
तो अब कढ़ाई नीचे से ना गर्म हो रहा है, लेकिन कढ़ाई का जो पकड़ने वाला होता है हैंडल, वो भी गर्म हो जाता है। या उस पर आप कोई चमचा रखिए कढ़ाई के ऊपर, या थाली से ढके हुए है तो थाली भी गर्म हो जा रहा है। मतलब कढ़ाई से हीट कहाँ पहुंच जा रहा है, थाली में, या कढ़ाई से हीट कहाँ पहुंचा है, चमचा रखे हुए हैं उस पर पहुंच जा रहा है। तो चम्मच भी सॉलिड है, कढ़ाई भी सॉलिड है, तो सॉलिड में एक जगह से दूसरे जगह प्रवाह किस कारण होता है, तो उस विधि का नाम है चालन विधि। संवहन विधि किसमें होता है, द्रव में, एक द्रव से दूसरे द्रव में, ठीक है, किस विधि के द्वारा हीट पहुंचता है, तो संवहन विधि। जैसे आप एक गिलास पानी गर्म कीजिए और उसको ठंडा पानी में मिला दीजिए, तो ठंडा पानी कैसे गर्म हो गया, पानी से पानी में हीट पहुंचा, उष्मा पहुंचा, यानी क्या हुआ, उसमें कौन सा विधि से यह हुआ होगा, तो उस विधि का नाम कौन सा है, संवहन विधि। विकिरण विधि, विकिरण विधि में कोई माध्यम नहीं रहेगा, बिना माध्यम के अगर कोई बॉडी हीट में आ जा रहा है तो उसको हम कौन सा विधि कहेंगे, विकिरण विधि। जैसे सूर्य का प्रकाश अर्थ पे कैसे पहुंचा, बीच में कोई माध्यम नहीं है। हाइगेन साहब एक माध्यम हाइपोथेटिकल माने थे कि ईथर एक माध्यम है, हालांकि कोई माध्यम नहीं होता है बीच में, वो हाइपोथेटिकल चीजें था, मान्यता था। तो प्रकाश धरती पर या एक जगह से दूसरे जगह आ रहा है तो बीच में माध्यम नहीं रहने के कारण भी आ जा रहा है, ये कौन सा विधि है, ये विकिरण विधि है। कौन सा विधि है, विकिरण विधि। क्लियर। तो हीट एक जगह से पहुंचने के लिए दूसरे जगह तक डिपेंड करता है कि किस तरह के बॉडी में जा रहा है। सॉलिड में चलेगा यानी ठोस में जब चलेगा तो चालन विधि लेगा, द्रव या गैस में चलेगा तो कौन सा विधि लेगा, संवहन विधि लेगा, और यदि बिना माध्यम के चलेगा तो कौन सा विधि लेगा, विकिरण विधि बोलेंगे उसको। चलिए, ब्लैक बॉडी यानी कृष्ण वस्तु किसको कहते हैं, ब्लैक बॉडी वैसा वस्तु जो 100% उष्मा को अवशोषित करता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई बॉडी है और वो 100% हीट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। ऐसे तो दुनिया में कोई वस्तु बना ही नहीं जो 100% हीट एब्जॉर्ब करे, लेकिन माना जाता है कि ये लगभग कितना एब्जॉर्ब किया है, 100% हीट एब्जॉर्ब किया है। तो वैसा बॉडी जो लगभग 100%, लगभग लिखा है मतलब 96, 97, 98% हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको हम कौन सा बॉडी कहेंगे, उसको हम कृष्ण बॉडी कहेंगे, यानी उसको हम कृष्ण वस्तु कहते हैं। ठीक है। जैसे आप देखिए कढ़ाई का पेंदी या जो खाना बनाते हैं तो उसके पेंदी को हम लोग क्या करते हैं, गर्म कर देते हैं। कोई तो क्यों गर्म करते हैं, आप देखते हैं महिलाएं क्या करती थी गांव वगैरह में, ठीक है, अगर चावल बनता था, भात बनता था, तो नीचे में क्या मट्टी लगा दिया जाता था, मट्टी लगा के थोड़ा या राख वगैरह से, तो क्या होता था, वो पहले गर्म होता था ना तो वो पूरे काला हो जाता था नीचे का। तो काला कोई चीज वस्तु हो जाएगा ना, तो काला वस्तु हीट को क्या करेगा, ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। गर्मी के दिन में व्हाइट कपड़ा पहने हैं, ये ज्यादा हीट एब्जॉर्ब नहीं करता, इसलिए व्हाइट कपड़ा पर गर्मी क्या लगता है, कम लगता है। अगर आप कलरफुल कपड़ा पहनिए गर्मी के दिन में, जैसे कोई चटकदार कलर, रेड ले लीजिए चाहे ब्लैक ले लीजिए, सबसे ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कौन करता है, कौन सा कलर, ब्लैक कलर। क्यों, क्या करता है, वो हीट को एब्जॉर्ब करके रख लेता है अपने पास। और ये व्हाइट कलर क्या करता है, इस पर पड़ा लाइट और ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ से प्रकाश को परावर्तित कर देता है। तो परावर्तित कर देगा तो इसमें हीट फंसेगा नहीं। ठीक है, यानी हल्का कपड़ा, हल्का कपड़ा पहनिए, भारी कपड़ा नहीं। दो तरीका, हल्का कपड़ा होना चाहिए और वो कैसा होना चाहिए, सफेद होगा तो ज्यादा ठीक है, सफेद जरूरी नहीं, तो कलरलेस चीजें, मतलब डार्क कलर नहीं पहनना है, थिन कलर होना चाहिए। ठीक है, ज्यादा डीप कलर नहीं, डीप कलर क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लिए हम लोग कृष्ण वस्तु किसको कहते हैं, जो लगभग 100% हीट को खींचता है, उसको कृष्ण बॉडी यानी काली वस्तु यानी कृष्ण वस्तु कहते हैं। इसका मतलब ये होता है काला, कृष्ण का मतलब काला। ठीक है, किरचॉफ का नियम हम लोग बात करते हैं। ठीक है, वो 12th वाला नहीं है किरचॉफ नियम, यहाँ पे किरचॉफ का एक और नियम है वो समझते हैं। इस नियम के अनुसार अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। इस लाइन को समझो फिर से, इस नियम के अनुसार अच्छा अवशोषक मतलब जो अच्छा अवशोषित करता है वही अच्छा रिफ्लेक्ट कर सकता है। ठीक है, जो अभी हम एग्जांपल दिए हैं, जो अच्छा अवशोषक होता है वही क्या करता है, अच्छा रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है, लाइट को एब्जॉर्ब किया और फिर उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया। मान लेते हैं व्हाइट कपड़ा अगर पहले एब्जॉर्ब नहीं करता और लाइट को डिस्ट्रीब्यूट कर देता जिधर तिधर, तो वो क्या करता, स्कैटरिंग दिखाने लगता अंदर में ही। ठीक है, एक जगह रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्शन में पूरा सतह पर काम आता है कि एक बिंदु पर, एक बिंदु पर रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया यानी प्रकाश का परावर्तन आप लोग पढ़े हुए हैं 10th में, तो आप देखे होंगे प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, प्रकाश का परावर्तन एक बिंदु पर होता है सारा लाइट, और वहां से लाइट ऐसे निकलता है।
तो ऐसे ही होता है, जैसे लाइट यहाँ पड़ रहा है तो ये एब्जॉर्ब कर रहा है और वहां से क्या कर रहा है, लाइट को 98% लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, 1-2% ही ये एब्जॉर्ब करता है। और ब्लैक बॉडी तो समझिए 10 से 15%, ठीक है, 20% एब्जॉर्ब कर लेगा। और भी ब्लैक में ऐसा वाला पहन लीजिए, चाथर के बनावल पुरनका जमाना के करिया वस्तु, तो करियक्का वस्तु तो ऐसा खींच लेगा ना, ठीक है, वो सुखा देगा आपका शरीर अंदर ही अंदर, ठीक है। तो ज्यादा काला अवॉइड कीजिए गर्मी के दिन में कम से कम। हाँ, ठंडा के दिन में पहनिए कलरफुल वस्तु, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, खींचेगा, तो क्या करेगा, अंदर में हीट देगा। या ऊनी कपड़ा क्यों पहना जाता है ठंडा के दिन में, उसके जो धागा के अंदर क्या होता है, हीट फंस जाता है अंदर में, धागा के अंदर हीट फंस जाता है, जिसके हम लोग क्या करते हैं, गर्मी महसूस होता है। आप कभी निकालिएगा ठंडा के दिन में स्वेटर वगैरह, ऐसे चर चर का आवाज करता है, ठीक है, क्या करता है, वहां पे हीट लॉक हो जाता है, ठीक है। एक मोटा सा बड़ा सा रजाई ओढ़ने से अच्छा है 2-3 गो पतला पतला कंबल डाल दीजिए एक के ऊपर एक, क्या करता है, उसमें जो हीट होता है अंदर में वो क्या करता है, ड्रिफ्ट कर जाता है, अंदर ही फंस जाता है, लॉक हो जाता है। तो बीच में जो माध्यम है उसमें हवा आ गया, हवा, जैसे एक कंबल ऐसे है, देखो एक कंबल ये हो गया, एक कंबल ये हो गया, बीच में क्या हो गया, हवा हो गया। तो हवा क्या होता है, हवा माध्यम नहीं है कोई, हवा क्या है, एक तरह का रेयरर मीडियम है, ठीक है, विरल माध्यम है। कैसा माध्यम है, तो अब क्या होगा, आप ये बताइए हमको, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए अगर माध्यम मिल जाएगा तो पहुंच जाएगा, लेकिन बीच में तो माध्यम कट गया। जैसे अगर हम 2 गो ठोस है, दोनों ठोस सटा के रख दिए, तो इससे हीट इसमें पहुंच जाएगा कि नहीं, लेकिन बीच में ऐसा माध्यम रख दिए कि इसमें जायबे नहीं करेगा, तो हीट इसमें हवा में क्या हो गया, सिग्नल उसका कट गया। तो अलग अलग, इसलिए 2 कंबल आप लेते हैं या 2 से ज्यादा कंबल को लेते हैं, तो वहां पे क्या करता है, हीट जनरेट करता है। एक कंबल ओढ़ के सोइए ना, ऊपर पतलू सा चादर डाल दीजिए, देखिए ज्यादा गर्मी देगा आपको, ठीक है, ड्राइव कर जाता है, अंदर में हीट लॉक हो जाता है, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम यही कहता है कि अच्छा अवशोषक ही अच्छा उत्सर्जक होता है। हो गया। अब आते हैं हम लोग ग्रीन हाउस प्रभाव पे। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, अच्छा, आप ग्रीन हाउस गैस का नाम सुने होंगे, तो बोलते हो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोस ऑक्साइड, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। O3, ठीक है, ओजोन, ओजोन का क्षति हो रहा है ना जी, ओजोन का मतलब क्या होता है, O3, ओजोन का मतलब O3, ये सब ग्रीन हाउस गैस है। कौन सा गैस है, ग्रीन हाउस गैस। पहले हम ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस प्रभाव होता क्या है। अभी आप देखिए, अब गर्मी का दिन है, अभी 7-8 बजे से धूप इतना तगड़ा वाला हो जाता है, ठीक है, उमस जैसा फील होने लगता है। अभी तो ठीक है 12-1 मान लीजिए, अगर 12-1 बजे देखा जाए तो उस समय क्या होगा, उस समय 12-1 बजे क्या होता है, बहुत गर्मी होता है, तो ही ये होता है। लेकिन ऐसा आप नोटिस किए हैं कि जब शाम हो जाता है, रात हो जाता है, तो भी उमस जैसा फील हो रहा है, यानी अर्थ, धरती ही इतना गर्म हो चुका है ना कि वहां से जो हीट लगता है, धरती जल रहा है, नीचे भी सोइए बिछा के तो लगता है कि एकदम पूरा बेड ही एकदम जल रहा है, उमस जैसा फील होता है। इसके पीछे रीजन है यही, ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस प्रभाव। देखिए होता क्या है, ऐसे समझो कि ऐसे समझो कि ये अर्थ है, ये अर्थ है, धरती है, और सूर्य से कोई प्रकाश आया, यहाँ पे सूर्य से प्रकाश आया धरती पे। अब सूर्य से जो प्रकाश धरती पे आता है, उसके बीच में एक बड़ा अच्छा यहाँ पे ओजोन का लेयर है। किसका लेयर है, सूर्य के प्रकाश को अच्छा रेडिएशन वाला प्रकाश, मतलब जो उच्च रेडिएशन का है, कितना उच्च रेडिएशन, उच्च विकिरण उत्पन्न करने वाला प्रकाश है, उसको सब कौन रख लिया अपने पास, ओजोन इसको आने नहीं देता। लेकिन आजकल हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ओजोन का लेयर इतना धीरे धीरे घटते जा रहा है, पतला हो गया, कि ये जो वो लाइट है, सूर्य का जो प्रकाश है, तीक्ष्ण विकिरण जिसको बोलते हैं, हाई रेडिएशन, वो कहां पहुंच जा रहा है, अर्थ पे पहुंच जा रहा है। अब अर्थ पर पहुंच जा रहा है, ये यहां से रिफ्लेक्ट करके जाना चाहिए, लेकिन ये जा नहीं रहा है, यहीं पे रह जा रहा है, अर्थ के वायुमंडल में ही रह जा रहा है, हमारे वातावरण में। अब ये हमारे वातावरण में रहेगा तो बताइए गर्मी देगा कि नहीं देगा, ठीक है। तो इस गैस को ही क्या बोलते हैं, कौन सा गैस, ग्रीन हाउस गैस। कौन कौन है वो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी, ये सब गैस आ कहां से रहा है, ठीक है। एक तो बुराई ये हुआ कि ये ओजोन ही लेयर ही पतला हो रहा है, तो ये ओजोन लेयर पतला किया कौन, हम लोग ही किए, क्योंकि हम लोग गाड़ी चला रहे हैं
तो यहाँ से भी कार्बन डाइऑक्साइड, बड़ा बड़ा चिमनी मशीन चल रहा है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड निकल रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हम लोग एसी फ्रिज रेफ्रिजरेटर चलाते हैं, आगे से तो हम लोग को ठंडा देता है, लेकिन वो पीछू से इतना गर्मी देता है, ठीक है, उसके कभी पीछे खड़ा होइएगा, लगेगा ना कि पूरा जल गया शरीर, ठीक है। तो ये जो CFC गैस है, ये क्या कर रहा है, आप रूम में बैठ के तो आज आप आराम से ठंडा ठंडा हवा खा रहे हैं, लेकिन आप एनवायरमेंट को ही खराब करते जा रहे हैं कि वो परिणाम के रूप में आपको फिर मिलने वाला है वही चीज, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यही CFC गैस या N2O जो जा रहा है और ओजोन को छेद करते जा रहा है, तो जब छेद करेगा इसको, ओजोन को छेदेगा, तो वो गैस आएगा कि नहीं आएगा यहाँ पे, और इसी में लॉक हो जाएगा, इसी में गैस रह जाएगा, तो उमस जैसा इसी के कारण फील होता है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो गैस निकल रहा है, इसको पेड़ पौधा ज्यादा रहेगा तो वो अवशोषित करेगा, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा निकलेगा तो पेड़ पौधा रहेगा तो अवशोषित करेगा, ठीक है। तो हम लोग बोला जाता है कि यहाँ पेड़ पौधा लगाइए, ठीक है। यही है ग्रीन हाउस गैस, याद रखिएगा कौन कौन, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, मेथेन, N2O, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और ये O3। देखिए O3 कैसे रिएक्शन करता है, यहाँ छोटा सा स्पेस है, हम आपको बताते हैं कैसे होता है एग्जैक्ट। देखो ये O3 है, यही O3 O2 में और O में बन जाता है, टूट जाता है। अब इसको, ये टूटने के लिए आपको पता है एनर्जी चाहिए, ये O3 जब टूटेगा तो ऑक्सीजन में बदल जाएगा, और ये जाइंट ऑक्सीजन है, कौन सा ऑक्सीजन, जाइंट ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये O2, अब ये देखो ये गैस बन गया, अब गैस बन जाएगा कोई भी चीज, पहले से O3 था, अब ये किस फॉर्म में आ गया, गैस के फॉर्म में, तो ये उड़ने लगेगा, ठीक है। तो O3 को प्लीज O2 बनने से बचाइए, अगर आप O3 को O2 बनने से बचाइएगा तभी हमारा धरती भी सलामत रहेगा, ठीक है। तो अर्थ को बचाना है तो ग्रीन हाउस गैस को कम कीजिए, और ग्रीन हाउस गैस कम करने के पीछे रीजन है, ठीक है, ग्रीन हाउस कम करने के पीछे रीजन ये है कि आप क्या कर सकते हैं कि CFC को कंट्रोल कीजिए जहां तक हो सके, जहां फ्रिज चलाना है, जहां बंद करना है, जब मान लेते हैं कोई चीज ठंडा हो चुका है, जबरदस्ती उसको नहीं चलाइए, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड को कंट्रोल कर पाए तो ये बेहतर होगा। अब आते हैं सीबेक प्रभाव पर। सीबेक प्रभाव क्या कहता है, देखिए सीबेक प्रभाव कहता है, सीबेक का कहना था कि अगर हम दो चालक लिए, कितना चालक, दो चालक लिए, एक चालक ये है और एक चालक ये है, दो अलग अलग पदार्थ का चालक ले लिए, मान लेते हैं ऊपर वाला हम आयरन का ले लिए, नीचे वाला कॉपर का, दोनों को जोड़ दिए, दो वायर ले लो ऐसे और दोनों को जोड़ दिए, यहाँ नोड बना लिए दोनों का अलग अलग। अब क्या किए कि एगो को ज्यादा हीट दे दिए, एगो को क्या कर दिए, कम हीट दिए, मतलब एगो को हीट दिए वो हीट नहीं दिए। अब क्या होगा, जहां जब ज्यादा हम हीट देंगे तो उसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ज्यादा, यहाँ पर ज्यादा उच्च विभव उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ पे कम विभव होगा। तो जहां उच्च विभव हो जाएगा, करंट का प्रवाह कैसे होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, करंट ऐसे जाने लगेगा। तो सीबेक साहब का कहना यही था कि दो अलग अलग तार को लेके, दो अलग अलग वायर को लेके अगर हम एक दोनों को जोड़ देते हैं पॉइंट पे, और वहां पे हम नोड बना देते हैं या जंक्शन बना देते हैं, एक को हाई पोटेंशियल देते हैं और एक को लो पोटेंशियल देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि दोनों के बीच में क्या होगा, करंट का फ्लो होने लगेगा। इसी को कौन सा प्रभाव कहते हैं, इसी को सीबेक प्रभाव कहते हैं। कौन सा प्रभाव, सीबेक प्रभाव। देखिए यहाँ पे कोई बैटरी उटरी नहीं लगा है, याद रखिएगा, सिंपल वायर से करंट बना दिया। तो वायर से करंट बनाना मतलब हीटिंग इफेक्ट को किसमें चेंज कर दिया, इलेक्ट्रिकल इफेक्ट में, यानी हीटिंग एनर्जी से किसमें चेंज किया गया है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक। ये चैप्टर खत्म होता है, ठीक है, 5 पार्ट हुआ इस चैप्टर का। इसमें देखिए हम अलग अलग करके बनाते तो हीट को अलग रखते, थर्मोडायनेमिक्स को अलग रखते, लेकिन हीट और थर्मोडायनेमिक्स को कंपाइल कर दिए क्योंकि चीजें लगभग वही थी। यहाँ पे पूरे चैप्टर में हम लोग हीट और उससे रिलेटेड वर्किंग को पढ़े हैं, ठीक है। तो पार्ट 5 तक ले हुआ, आप लोग इसको अच्छा से पढ़िए, नोट्स बनाइए और रिवीजन करते रहिए और क्वेश्चन लगाइए। बेस्ट ऑफ लक।